16वीं सदी के आखिरी साल है। दुनिया की 1/4 मसनूआत तैयार करते सनती मरकज होने के बावजूद हिंद सोना उगलता है। मुगल बादशाह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर हुक्मरान हैं और दुनिया भर में अमीर तरीन हैं। उधर खाना जंगी से संभलते ज़री मुल्क बरतानिया में दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती हैं। यहाँ मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल की हुकूमत है। यूरोप की बड़ी ताकतें पुर्तगाल और स्पेन तिजारत में बरतानिया को पीछे छोड़ चुकी है। ताजिरों के रूप में बरतानवी कज़ाक उनके तिजारती जहाज़ों को लौटने पर इक्तिफा करते हैं। मुहिम जो बरतानवी ताजिर राल्फ फिच बहर हिंद, मेसोपोटामिया, खलीज फारिस और जुनूब मशरकी एशिया में तिजारती सफ़र करते हुए हिंद की खुशहाली की खबर दे चुके हैं। उनका ये सफ़र इतना तवील है कि बरतानिया वापसी से पहले उन्हें मुर्दा तसव्वुर करके उनकी वसीयत पर भी अमल किया जा चुका है। मशरिक़ से मसाला जात के हुसूल के लिए ल्यूनेट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी है। फिच की मालूमात एक और मुहिम जो सर जेम्स लैंकास्टर समेत 200 से ज़ायद बरतानिया के बाअसर और ताजिर पेशा अफराद को नया रास्ता सुझाती है। वो 29 दिसंबर 1600 को मलिका से एक नई कंपनी के तहत मशरकी एशिया में तिजारत पर इजारा हासिल करते हैं। नाम तो इस कंपनी के बहुत हैं मगर मरूफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर होती है। इब्तदाई बरसों में दीगर इलाकों में सफ़र के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज़ हेक्टर का लंगर हिंद की बंदरगाह सूरत मौजूदा इंडियन गुजरात पर डालकर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद का ऐलान किया। बहर हिंद में बरतानिया के तिजारती हरीफ विलिंदेजी और पुर्तगीज पहले ही मौजूद थे। तब किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस कंपनी को अपने मुल्क से 20 गुना बड़े दुनिया के अमीर तरीन मुल्क और उसकी तकरीबन 1/4 आबादी पर बड़ा रास्त राज करना है। तब तक बादशाह अकबर की वफात हो चुकी थी। सरमाए में इस जमाने में सिर्फ चीन का खानदान निंग ही बादशाह अकबर की हमसरी कर सकता था। मुंतखब अल-लुबाब खाफी खान निज़ाम अल-मालिक के मुताबिक अकबर ने अपने तरका में 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशरफियों में 100 तोला से 500 तोला तक की 1000 अशरफियां, 272 मन गैर मिस्कोक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी छोड़ा था। अकबर के बेटे सलीम नूर अल-दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हो चुके थे। हुक्मरानी में इस्लाहात करते हुए कान, नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मंसूख, अवाम के लिए शराब और दीगर नशा आवर अशिया का इस्तेमाल और ख़ास दिनों में जानवरों का ज़बीहा हुक्माबंद और कई नाजायज़ महसूलात हटा चुके थे। सड़कें, कुनवें और सराय तामीर हो रहे थे। विरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल और हर शहर में सरकारी शिफाखाने में मुफ्त इलाज का हुक्म था। फरियादियों की दाद रस्सी के लिए महल की दीवार से जंजीर अद लटका रखी थी। आलमी शोहरत याफ्ता मौरिख विलियम डील रम्पल के मुताबिक जल्द ही हॉकिंस को इदराक हो गया कि मुगलों की 40 लाख फौज होते हुए वैसी जंग व जदल की गुंजाइश नहीं जैसी इस वक्त यूरोप में रवा थी। सो यहाँ जरूरत थी इश्तिराक की। मुगल बादशाह की इजाज़त की हॉकिंस अफगान मुअज़्ज़ज़ शख्स के रूप में मुगल दारुल हुकूमत आगरा 1 साल में पहुंचे। तिजारत के लिए जहांगीर की रजा हासिल करने में नीम खानदा हॉकिंस नाकाम रहे। तब रुकन पार्लिमान और सिफारतकार सर थॉमस रू को शाही एलची के तौर पर भेजा गया। रू 1615 में मुगल दारुल हुकूमत आगरा पहुंचे। बादशाह को शिकारी कुत्तों औरान की पसंदीदा शराब समेत बेशकीमत तहाइफ पेश किए। जहांगीर के लिए बरतानिया के साथ ताल्लुकात तरजीह नहीं थे। रू के मुताबिक जब भी बात होती बादशाह तिजारत की बजाय इसे घोड़ों, फनपारों और शराब की जानिब ले जाते। बमुश्किल तमाम 3 साल की तरगीब के बाद ही रू कामयाब ठहरे। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक तिजारती मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत कंपनी और बरतानिया के तमाम ताजिरों को बरसगीर की हर बंदरगाह और खरीदो फरोख्त के लिए हर मकाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। बदले में यूरोपी मसनूआत हिंद को देने का वादा किया गया मगर तब वहां बनता ही किया था। तय पाया कि कंपनी के जहाज महल के लिए जो भी नवादिरात और तोहफे लाएंगे उन्हें खुशी से कबूल किया जाएगा।
कंपनी के ताजिर मुगलों की खुशनुदी से हिंद से सूट, नील, पोटाशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, बैरून ममालिक महंगे दामों फरोख्त करते और खूब मुनाफा कमाते। कंपनी की सरमायादारी की बुनियाद मर्केंटाइल सरमायादारी पर थी। कंपनी जो चीज़ खरीदती, मुआवजा चांदी की सूरत में अदा करती, जो वो 1621 से 1843 तक गुलामों को जज़ायर, स्पेन और अमेरिका में बेचकर हासिल करती रही। मैं बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोवम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैरून मुल्क जंग करके 9 आबादियां कायम करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी असलहा से लैस कंपनी की फौज ने सबसे पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाली, बिलिंदेजी और फ्रांसीसी हरीफों से मुकाबला किया और बेशतर जंगों में फतेयाब रही। रफ्ता रफ्ता इसने बंगाल के साहिली इलाकों पर कदम जमा लिए, मगर 13वीं सदी में सिर्फ एक बार मुगलों से नबर्द आजमा हुए। सना 1681 में कंपनी के डायरेक्टर सर चाइल्ड से उनके अहलकारों ने शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अहलकार टैक्स और दीगर मामलात में उन्हें तंग करते हैं। चाइल्ड ने अपने बादशाह को फौजी मदद के खत लिखा। चुनांचे 1686 में लंदन से एक बड़ा बहरी बेड़ा बंगाल की तरफ रवाना हुआ, जिसमें 19 जंगी जहाज, 200 तोपें और 600 फौजी सवार थे। इधर मुगल बादशाह की फौज भी तैयार थी, लिहाजा जंग में मुगल फाते रहे। सना 1695 में एक बरतानवी बहरी कज़्ज़ाक हेनरी एवरी ने औरंगजेब के खजाने के बहरी जहाज फत मोहम्मद और गंज सिवाई को लूट लिया था। इस खजाने की मालियत 6 से 7 लाख बरतानवी पाउंड थी। सर टॉमस रू की अनथक सिफारती जिदोजहद से ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में आज़ादाना तिजारत का परवाना मिल गया। तारीख दान विलियम डील रम्पल का कहना है कि बरतानवी फौजियों को मुगल फौज ने मक्खियों की तरह मारा और उसके बाद कंपनी की बंगाल में 5 फैक्ट्रियों को तहस नहस करके सब अंग्रेजों को बंगाल से निकाल बाहर किया। सूरत की फैक्ट्री बंद कर दी गई, जबकि बम्बे को ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी के मुलाजिमीन को जंजीरों से बांधकर शहरों में घुमाया गया और उनको चोरों और कातिलों की तरह शदीद हक का निशाना बनाया गया। कंपनी के पास मुआफी मांगने और अपनी फैक्ट्रियों की वापसी के लिए बादशाह के दरबार में भिखारियों की तरह पेश होने के सवा चारा न रहा। ताज बरतानिया ने हेनरी एवरी की सरकारी सतह पर मजम्मत की और मुगल बादशाह से मुआफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को मुआफ कर दिया। 17वीं सदी के अवाखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से सिल्क और चीनी के बर्तन खरीदती थी। अशिया की अदायगी चांदी की सूरत में करना पड़ती थी, क्योंकि उनके पास कोई मसनूआत ऐसी नहीं थीं जिनकी चीन को जरूरत हो। इसका यह हल निकाला गया कि बंगाल में पोस्त की काश्त की और सूबे बिहार में फैक्ट्रियां कायम करके अफीम तैयार करना शुरू की और इस अफीम को चीन से मगल करना शुरू किया। उस वक्त तक चीन में अफीम का बहुत कम इस्तेमाल होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के जरिए लोगों में अफीम का इस्तेमाल बढ़ाया। अफीम की तिजारत से कंपनी ने सनलुक और चीनी के बर्तन भी खरीदे और नफा भी कमाया। जब चीनी हुकूमत ने अफीम की इस तिजारत को रोकने की कोशिश की और जो अफीम चीन में आई थी उसे ज़ाय किया गया, तो चीन और बरतानिया के दरमियान कई जंगें हुईं, जिनमें चीन को शिकस्त हुई और बरतानिया ने चीन के साथ हिकारत आमेज शराइत पर कई मुआहदे किए। इससे ज़ाय होने वाली अफीम का मुआवजा वसूल किया। इसकी बंदरगाहों पर कब्जे किए। हांगकांग पर बरतानिया का कब्जा इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जब चीनी हुकूमत की जानिब से मलिका विक्टोरिया को एहतिजाजन एक खत लिखा गया कि वो अफीम की तिजारत को रोकने में मदद करे, तो चीनी हुकूमत को इसका कोई जवाब नहीं मिला। सना 1707 में बादशाह औरंगजेब की वफात के बाद मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो गए। कंपनी ने फायदा उठाते हुए मकामी अफराद पर मुश्तमिल लाखों की फौज तैयार की, जिसे यूरोप में सनती इनकलाब की बदौलत जंगी टेक्नोलॉजी में भी बरतरी हासिल हो गई। ये छोटी मगर मुअस्सर फौज मुगलों, मरहटों, सिखों और मकामी नवाबों की पुरानी टेक्नोलॉजी से मुसल्लह बड़ी फौजों को एक एक करके शिकस्त देती गई। 1756 में नवाब सिराज अल-दौला हिंद की अमीर तरीन नीम खुद मुख्तार रियासत बंगाल के हुक्मरान बन गए। मुगल हुकूमत को 50% आमदन इसी रियासत से होती थी।
बंगाल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और जहाज साजी का बहुत बड़ा मरकज था। इलाके के लोग रेशम, सोती मलबूसात, स्टील, पोटेशियम नाइट्रेट और जरी व सनती सामान बरामद करके खूब कमाते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने कलों की तोसी शुरू कर दी और अपनी सिपा की तादाद भी बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को पैगाम भेजा कि वो अपने दायरा कार में इजाफा न करे। हुक्म उदूली पर नवाब ने कलकत्ता पे हमला करके अंग्रेजों के कले अपने कब्जे में ले लिए। कैदी अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की फौज के एक कमांडर मीर जफर को, जो हुक्मरान बनने की तमन्ना दिल में छुपाए हुए था, साथ मिला लिया। 30 जून 1757 को पिलिसी के मकाम पर कंपनी और नवाब की अफवाज के माबैन मुकाबला हुआ। तोपों की कसरत और मीर जफर की गद्दारी के बाइस अंग्रेज फतहयाब हुए और मीर जफर को तख्त बंगाल पर बिठा दिया। अंग्रेज अब मीर जफर से खराज वसूल करने लगे। यूं हिंद में लूट मार के दौर का आगाज हो गया। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए विलिंदेजी फौज से मदद ली। सना 1759 और फिर 1766 में फतह के बाद कंपनी ने बंगाल का नज्म व नसक संभाल लिया। नित नए टैक्सों का बोझ लादा। वो बंगाल की अशिया सस्ते दामों खरीद कर बैरून मुल्क महंगे दाम फरोख्त करने लगे। दानिश्वर वजाहत मसूद लिखते हैं कि 18वीं सदी के पहले निस्फ में बरतानवी ताजिर हिंदुस्तानी बाशिंदों से चांदी के सिक्कों के एवज कपास और चावल खरीदते थे। जंग पिलिसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान से मालिया और महसूलात के निज़ाम की मदद से तिजारत पर इजारादारी कायम कर ली। तरीका कार ये था कि हिंदुस्तानियों से वसूल करदा महसूलात का करीब 1/3 हिंदुस्तानी मसनूआत की खरीदारी पर सिर्फ किया जाता था। गोया हिंदुस्तानी महसूलात की सूरत में जो रकम अदा करते थे, इसी के 1/3 के बदले अपनी मसनूआत बेचने पर मजबूर थे। मुअर्रिख, नक्काद और सहाफ़ी बारी अल्म अपनी किताब कंपनी की हुकूमत में लिखते हैं, दुनिया के हर मुल्क के ताजिर हिंदुस्तान से तिजारत करते थे। मुहज़्ज़ब दुनिया में ढाका और मुर्शिदाबाद की मलमल का इस्तेमाल अज़मत और बरतरी का सबूत था। यूरोप के हर मुल्क में इन दो शहरों की मलमल और चिकन बहुत ज्यादा मकबूल थी। हिंदुस्तान की दूसरी सनतों की निस्बत पारचा बाफी की सनत को कमाल हासिल था। हिंदुस्तान से सोती और ऊनी कपड़े, शाल, दोशाले, मिलमिले और छींटे बरामद की जाती थी। रेशम, कमखाब और ज़रबफ्त के लिए अहमदाबाद दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में उन कपड़ों की इंग्लिस्तान में इतनी मांग हो गई थी कि उसे बंद करने के लिए हुकूमत को भारी टैक्स लगाने पड़े थे। पारचा बाफी के अलावा लोहे के काम में भी हिंदुस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था। लोहे से तैयार शुदा अशिया हिंदुस्तान से बाहर भी भेजी जाती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के अहद में मुल्तान में जहाज़ों के लिए लोहे के लंगर ढाले जाते थे। जहाज साजी में बंगाल ने बहुत तरक्की कर ली थी। एक अंग्रेज के अल्फाज आम अंग्रेजों को समझाना मुश्किल है कि हमारी हुकूमत से पहले हिंदुस्तानी जिंदगी कभी पुरलुत्फ थी। कारोबारी और बाहमुत लोगों के लिए कैसी कैसी इसानाहें सुर थी। मुझे पूरा यकीन है कि अंग्रेजों के आने से पहले कारोबारी हिंदुस्तानी निहायत आराम की जिंदगी बसर करते थे। औरंगजेब के अहद में सावरत और अहमदाबाद से जो माल बाहर भेजा जाता था, इससे 13 लाख और 103 लाख रुपया सालाना चुंगी के जरिए वसूल होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी थी, मगर 2.5 लाख सिपाहियों की फौज रखती थी। जहां तिजारत से मुनाफा मुमकिन न होता, वहां फौज इसे मुमकिन बना देती। कंपनी की फौज ने अगले 50 बरस में हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में कंपनी के बाज गुजार मकामी हुक्मरान हुकूमत करने लगे। बज़ाहिर इक़्तिदार मकामी हुक्मरानों के हाथ में था, मगर हर रियासत की बेशतर आमदन अंग्रेजों की तिजोरियों में पहुंच जाती। अवाम मजबूर थे। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को शिकस्त दी। लॉर्ड क्लाइव ने उनसे मशरकी सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अदेवानी यानी टैक्स वसूल करने और अवाम को कंट्रोल करने के हुकूक 26 लाख रुपए सालाना के एवज हासिल की। इसके बाद कंपनी हिंद की मालिक बन बैठी। मुअर्रिख सैयद हसन रियाज के मुताबिक
इस जमाने में ये बात जबान जद आम थी, खुल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। आखिरी अहद मुगलिया में हुक्मरान रियाया का खून निचोड़कर जो ज़रो माल जमा करते थे, वो शाही खानदान की अयाशियों की भींट चढ़ जाता था। मुगल शहजादे जिन्हें सलातीन कहा जाता था, उनकी काहिली, तन आसानी, बेअमली, बुज़दिली और अय्याशी के हर तरफ चर्चे थे। मुअर्रिख डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी तहरीर आखिरी अहद का मुगलिया हिंदुस्तान में लिखा है कि सना 1848 में रक्स और सरूद की महफिलों में दाद ऐश देने वाले इस कमाश के नाकारा सलातीन की तादाद 2104 तक जा पहुंची। शाह आलम के बेटे अकबर भी जिनसी जुनून में अपने बाप से कम न थे। 18 साल की उम्र में वो 18 बीवियों के शौहर थे। 18वीं सदी में जुनूबी इलाकों में 1769 से 1773 तक कहत से बिहार से लेकर बंगाल तक का इलाका मुतासिर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इस कहत से 1 करोड़ अफराद जान की बाजी हार गए। गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी भूख की वजह से हलाक हुई। मौसमी हालात तो रहे, एक तरफ कंपनी के भारी टैक्स ही से देही आबादी कंगाल हो गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता मईशत दान अमर्त्य सेन के मुताबिक बंगाल में आने वाला कहत कुदरत नहीं इंसान का पैदा करदा था। तनाज़ात में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फौजी मकामी हुक्मरानों को किराए पर फराहम करती थी, लेकिन इन फौजी अखराजात से वो जल्द ही कंगाल हो जाते और अपनी हुक्मरानी खो बैठते थे। यूं कंपनी अपने कब्जे में इजाफा करती जाती। कंपनी ने इंसानी अलमियों से भी फायदा उठाया। बंगाल के कहत में चावल जो 1 रुपए में 120 सेर मिलता था, 1 रुपए में सिर्फ 3 सेर मिलने लगा। एक जूनियर अफसर ने इस तरह 60,000 पाउंड मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला दौर में 34 मरतबा कहत पड़ा। मुगलों के दौर हुकूमत में कहत के ज़माने में लगान टैक्स कम कर दिया जाता था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहत के ज़माने में लगान बढ़ा दिया। लोग रोटी की खातिर अपने बच्चे बेचने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुलाजिम शेख दीन मोहम्मद अपने सफरनामे में लिखते हैं कि 1780 के लगभग जब हमारी अफवाज आगे बढ़ रही थी तो हमें बहुत सारे हिंदू ज़ायरीन नजर आए जो सीता कानत जा रहे थे। 15 दिनों में हम मोनगीर से भागलपुर पहुंच गए। शहर से बाहर हमने कैंप लगा लिया। ये शहर सनती एतबार से अहम था और उसकी एक फौज भी थी ताकि अपनी तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। यहाँ हम 4-5 दिन ठहरे। हमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन बरूक, जो सिपाहियों की 5 कंपनियों का सरबरा था, वो भी करीब ही ठहरा हुआ है। इसे कभी कभार पहाड़ी कबाइलियों का सामना करना पड़ता है। ये पहाड़ी लोग भागलपुर और राजमहल के दरमियानी पहाड़ों पर रहते थे और वहां से गुजरने वालों को तंग करते थे। कैप्टन बरूक ने उनकी एक बड़ी तादाद को पकड़ लिया और उन्हें इबरत का नमूना बना दिया। कुछ लोगों को सरआम बेतहाशा कोड़े मारे गए और कुछ मर्दादों को फांसी पर इस तरह लटकाया गया कि पहाड़ों से वाज़े नजर आए ताकि उनके साथियों के दिलों में दहशत बैठ जाए। यहाँ से हम आगे बढ़े और हमने देखा कि पहाड़ियों पर उनकी लाशें नुमाया जगहों पर हर आधे मील के फासले पर लटकी हुई है। हम सकली गढ़ी और तुला गढ़ी से गुजरकर राजमहल पहुंचे, जहां हम कुछ दिन ठहरे। हमारी फौज बहुत बड़ी थी, मगर अकब में ताजिरों पर कुछ दूसरे पहाड़ियों ने हमला कर दिया। हमारे मुहाफिजों ने उनका पीछा किया, कई को मार दिया और 30-40 पहाड़ी लोगों को पकड़ लिया। अगली सुबह जब शहर के लोग मामूल के मुताबिक हाथी, घोड़ों और बैलों का चारा लेने और जलाने की लकड़ी खरीदने पहाड़ियों के पास गए तो पहाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। 7-8 शहरी मारे गए। पहाड़ी अपने साथ 3 हाथी, कई ऊंट, घोड़े और बैल भी ले गए। हमारी बंदूक बरदार फौजों ने जवाबी कार्रवाई में बहुत से पहाड़ियों को मार दिया जो तीर कमान और तलवारों से लड़ रहे थे, और 200 पहाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तलवार का वजन 15 पाउंड होता था, जो अब हमारी फतह की ट्रॉफी बन चुकी थी। कर्नल ग्रांट के हुक्म पर उन पहाड़ियों पर शदीद तशद्दुद किया गया। कुछ के नाक कान काट दिए गए, कुछ को फांसी दे दी गई। इसके बाद हमने कलकत्ता की तरफ अपना मार्च जारी रखा।
صرف میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کو حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی، مگر ہند ہی کے دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا گیا۔ جب 1799 کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلے کو ٹیپو کی ہلاکت کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ لارڈ ویلزلے ہی کے دور میں کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کا قرض 3 کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ چکا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلزلے کی فضول خرچیوں پر خط لکھا اور انہیں برطانیہ واپس بلا لیا گیا۔ سنہ 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ کے دارالعوام نے سنہ 1813 میں تھامس مون رائے، جنہیں 1820 میں مدراس کا گورنر بنایا گیا، سے جاننا چاہا کہ آخر صنعتی انقلاب کے بعد برطانیہ کے بنے ہوئے کپڑے ہندوستان میں کیوں نہیں بک رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستانی کپڑے کہیں زیادہ بہتر معیار کے ہوتے ہیں۔ مگر پھر برطانیہ میں بنے کپڑے کو مقبول بنانے کے لیے مقامی کپڑے کی صدیوں پرانی صنعت کو تباہ کیا گیا، اور یوں برطانیہ کی برآمدات سنہ 1815 میں 25 لاکھ پاؤنڈ سے 1822 تک 48 لاکھ پاؤنڈ ہو گئیں۔ ڈھاکہ جو کپڑا سازی کا بڑا مرکز تھا، اس کی آبادی 1.5 لاکھ سے گر کر صرف 20,000 رہ گئی۔ گورنر جنرل ولیم بنٹنک نے 1834 میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ معاشیات کی تاریخ میں ایسی بدترین صورتحال کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستانی جولاہوں کی ہڈیوں سے ہندوستان کی زمین سفید ہو گئی ہے۔ کسانوں کی آمدن پر ٹیکس 66% کر دیا گیا، جو مغل دور میں 40% تھا۔ نمک سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء پر بھی ٹیکس عائد کیے گئے۔ اس سے نمک کی کھپت آدھی ہو گئی۔ نمک کم استعمال کرنے کی وجہ سے غریب لوگوں کی صحت سخت متاثر ہوئی اور ہیضے اور لاؤ لگنے کی وجہ سے ہونے والی اموات میں بڑا اضافہ ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر ہنری جارج ٹوکر نے 1823 میں لکھا کہ اس طرح ہند کو ایک صنعتی ملک کی حیثیت سے گرا کر ایک زرعی ملک بنا دیا گیا تاکہ انگلستان کا مال ہند میں بیچا جا سکے۔ سنہ 1833 میں برطانوی پارلیمان نے ایک قانون کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے حق تجارت چھین لیا اور اسے ایک گورننگ کارپوریشن میں بدل دیا۔ ولیم ڈیل رمپل اپنی کتاب دی انارکی دی ریلینٹلس رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک نجی کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور بحریہ کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا۔ کمپنی نے سڑکیں بنائیں، پل بنائے، سرائے قائم کیے، ریل چلائی، مگر ناقدین کا کہنا ہے ان منصوبوں سے عوام کو تو سفری ذرائع میسر آئے لیکن اصل مقصد کاٹن، سلک، افیون، شکر اور مصالحوں کی تجارت کو فروغ دینا تھا۔ سنہ 1835 کے ایکٹ کے تحت انگریزی زبان اور ادب کے فروغ کے لیے رقوم مختص کی گئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کمپنی کے مطابق بغاوت کو کمپنی نے ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کچل دیا۔ یہ برطانوی نو آبادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ جنگ آزادی کے بعد اگلے برس 1 نومبر کو برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں ضم کر کے اس کی بحریہ ختم کر دی۔ لارڈ میکالے کے مطابق کمپنی شروع دن سے تجارت کے ساتھ سیاست میں بھی ملوث رہی، تاہم کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہیں۔ اسی سال برطانوی اخبار دی ٹائمز کی 2 جنوری کی اشاعت میں لکھا، اس نے بنی نو انسان کی تاریخ میں ایسا کام سر انجام دیا جس کی کسی اور کمپنی نے نہ تو کوشش کی ہے اور نہ ہی ممکن ہے آنے والے برسوں میں کر سکے۔ اب ہند براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں تھا۔